हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले बैड बैंक का जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और उसके अलावा जो बैड बैंक की स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। तो इसके बारे में हम 360 डिग्री देखेंगे क्या होता है बैड बैंक। जैसे नाम बैड बैंक है लेकिन काम अच्छे ही करता है। बेसिकली जो बैड लोन्स हैं, जो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए एंटिटी स्पेशल फाइनेंशियल एंटिटी है जो कि NPOs को रिजोल्व करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, इसलिए नाम इसका बैड बैंक है। काम अच्छे ही करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अराउंड जो भी 360 डिग्री एनालिसिस है, जो की पॉइंट्स हैं कि क्या बैड बैंक क्या होता है, उसके अलावा कैसे ऑपरेट करेगा, और उसके अलावा जो सेंटर ने 30,600 करोड़ रुपए का जो बैक स्टॉप अरेंजमेंट दिया है ना, सपोर्ट गारंटी, वो कैसे काम करेगा। तो इसके अलावा ये बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या आगे फ्यूचर क्या रहेगा, इस सब चीज़ों के अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो वीडियो एंड तक देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जैसे IBC जो आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसका अभी तक चर्चा में है, वो पिछले 3-4 साल से। ये भी दोस्तों ऐसे होगा, जैसे ही बैड बैंक एस्टेब्लिश होगा उसके बाद में जो रिजोल्यूशंस होंगे, रिजोल्यूशंस के अंदर फ्रेंड्स ये कमेंट्री आपको न्यूज़पेपर में मिलने वाली है। तो आने वाली जो एग्ज़ाम्स है विथ इन मतलब आने वाली 2-3 साल के अंदर एग्ज़ाम्स, तो उनके सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली जो भी डिटेल्स है आप इसको बेसिक फंडामेंटल लेवल पे समझ ले, कॉन्सेप्ट और इसके बेसिक फीचर्स और क्या इंटेंशन है और कैसे ऑपरेट करेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स है बेसिकली बैड बैंक के। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द स्टोरी सो फार, हिंदू का आर्टिकल है दोस्तों। स्टोरी सो फार हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक मोटा मोटा जो आपको मैं आइडिया देता हूँ, जो बाकी जो भी बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI, PNB, BOB, ये जो भी इनके NPA हैं उनको इस बैड बैंक को बेचेंगे, और उसके बाद में बैड बैंक जो है उनको रिजोल्व करने के प्रयास करेगा। तो सबसे पहले जो न्यूज़ हेडलाइन थी वो आप 2-3 दिन पहले की खबर है। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 30,600 करोड़ रुपए बैक स्टॉप फैसिलिटी, जो गारंटी सिक्योरिटीज़ जो इशू करेंगे बैड बैंक्स को, उनके तौर पे अलॉट किया था। और जो बैड बैंक का उसका काम है एग्रीगेट कंसोलिडेट करना जो NPAs हैं, जो बैड लोन्स हैं लेंडर से, और रिजोल्व करने का प्रयास करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं व्हाट इज़ बैड बैंक। इंडिया के जो रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो इसका नाम रहेगा NARCL। देखो, NARCL जो है एक तरीके से NBFC रहेगी, जो कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। RBI के पास में रजिस्टर होगी, RBI से लाइसेंस मिलेगा, और एज ए NBFC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो स्पेशल टाइप ऑफ NBFC वैसे ऑपरेट करेगा। सबसे पहले बैड बैंक सिंपल फाइनेंशियल एंटिटी है, जो कि दोस्तों NPAs बैंक से खरीदता है और उनको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। अब जब अपने जो NPAs है, जो बैड लोन्स है, उनको बेच देते हैं, तो उसके बाद में उनका जो बर्डन है बैड लोन्स वो हट जाता है, और वापस से वो जो अपना जो बिजनेस ग्रोथ करने में वापस से फोकस कर सकते हैं। नए लोन्स, फ्रेश लोन्स, जो जिन भी बोरोवर्स को ज़रूरत है उनको इशू कर सकते हैं, और जो बैलेंस शीट है तो क्लीन हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर वो मार्केट से कैपिटल रेज करते हैं तो उस केस में भी उनको काफ़ी हेल्प करता है। क्लीन बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो NARCL है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, ये जो लेंडर्स हैं वही सेटअप करेंगे, जिसके अंदर 51% तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो ओन करेंगे, और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का पार्ट शेयर रहेगा। सबसे पहले बात करें तो रिजोल्यूशन में फेज 1 के अंदर जो फुल्ली प्रोविजनड स्ट्रेस असेट्स हैं। दोस्तों, प्रोविजनिंग स्ट्रेस असेट NPA अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो RBI का एक सर्कुलर देख लेना, एक जिसमें अंदर सारा इनकम रिकॉग्निशन असेट्स क्लासिफिकेशन के अंदर सब डिटेलिंग में दिया गया है, बेसिक्स आप देख सकते हो। तो जो पहले फेज में जो 90,000 करोड़ रुपए जो फुल्ली प्रोविजन असेट्स हैं उनको टेकअप करेगा, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। बेसिकली जो लोन्स है, जो हाई वैल्यू लोन्स है 500 करोड़ से ज़्यादा, उनको ये पहले प्रायोरिटी दे रहा है रिजोल्व करने के लिए। बट अल्टीमेटली हम बात करें तो NARCL लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के NPA उनको रिजोल्व करने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो बेसिकली सेकंड फेज में उन सबको टेकअप किया जाएगा। अब आते हैं कि जो NARCL जो है बैड बैंक कैसे ऑपरेट करेगा, बेसिकली इसकी ऑपरेशनिंग कैसे रहेगी, बेसिक जो फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे होगा। इस डेफिनेशन के साथ में फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर सिंपल एक ही लेंडर है तो ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ लेंडर है तो जो लीड बैंक है उसको ये ऑफर करेगा बैड बैंक कि मैं आपका ये पर्टिकुलर लोन पोर्टफोलियो इतने में आप मेरे को दे दीजिए बैड बैंक का, तो एक ऑफर करेगा बैड बैंक।
उसके बदले में जो बेड बैंक है फ्रेंड्स, जो वैल्यूएशन है उस पोर्टफोलियो का, उसमें से 15% कैश पेमेंट के तौर पे डायरेक्टली इशू करेगा वहीं पे, और बचा हुआ जो 85% है वो सिक्योरिटी रिसीट के तौर पे बैंक्स को देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 15% केस पेमेंट और बाकी जो 85% है जो एज ए सिक्योरिटी रिसीट के तौर पे बेड बैंक जो भी लैंडर है उनको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो बैकस्टॉप फैसिलिटी है ये बेसिकली सिक्योरिटीज़ के लिए गारंटी के तौर पे काम करेगी। अब आगे और देखते हैं, एक और एजेंसी इन्होंने सेटअप किया है। उसके बाद में जो NARCL है उसको हेल्प करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स हैं, एक इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी ये सेटअप करेंगे। तो बेसिकली ये जो इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी है उसका क्या काम रहेगा, बेसिकली जो NARCL ने जो असेट खरीदे हैं उनको मैनेज करेगा और उनका जो रिजोल्यूशन वैल्यू, रिजोल्यूशन प्रायोरिटी और बेटर से बेटर रिजोल्यूशन वैल्यू मिल सकती है, ये इसका मेन टास्क रहेगा। मैनेज करेगा सब एसेट्स को और उनकी वैल्यू इंप्रूव करे रिजोल्यूशन के दौरान। और जैसे ही कोई पर्टिकुलर बैड लोन रिजोल्व होता है तो जो बचा हुआ 85% वैल्यू है वो जो सिक्योरिटी रिसीट्स के तौर पे रखी हुई है वो वापस से बैंक्स को दे दिया जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है कैसे बेड बैंक काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने डिटेल बताई इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अभी अपन ने देखा सेंटर ने 30,600 करोड़ रुपए की जो बैकस्टॉप जो फैसिलिटी जो गारंटी दिया है वो क्यों रिक्वायरमेंट है, वो कैसे काम करेगी बेसिकली, तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर अभी सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो वॉल्यूम है लोन्स का काफ़ी बड़े बड़े लोन्स है, देख सकते हैं बड़े बड़े लेंडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बैकस्टॉप फैसिलिटी रहती है, ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ी क्रेडिबिलिटी देती है, थोड़ा सभी लोग जो है इसको थोड़ा प्रायोरिटी से या फिर थोड़ा सीरियस होकर देखते हैं, और उसके अलावा कंटिजेंसी बफर के तौर पे भी काम करते हैं। अब आते हैं अपन जो गारंटी दी है वो कब इन्वोक होगी। फ्रेंड्स जो गारंटी है वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। अगर रिजोल्यूशन होता है या फिर लिक्विडेशन होता है, कोई सा भी एक प्रोसेस होगा, उसके बाद में अगर शॉर्टफॉल आती है तो जो बचा हुआ शॉर्टफॉल है उसको कवर करने के लिए गारंटी इन्वोक होगा। जैसे एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का जो वैल्यूएशन का लोन बेड बैंक ने खरीदा, तो जो बैंक है लीड बैंक उसको 15 रुपये ही तो वहाँ पे कैश दे देगा और 85 वर्थ सिक्योरिटी इशू करेगा। अब जब रिजोल्यूशन होगा या फिर लिक्विडेशन जो भी होगा, उसके बाद में मान लीजिए 85 के वैल्यू की 80 ही वो लोग वसूल पाए, तो जो 5 रुपये का जो शॉर्टफॉल हुआ वो जो गारंटी है गवर्नमेंट बैंक वहाँ से करके बैंक को दिया जाएगा। यानी कि 80 रुपये तो रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन से प्लस 5 रुपये गारंटी को इन्वोक करके दिया जाएगा, ऐसे करके 85 बैंक को मिलेगा। और दूसरा जो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट देता है दोस्तों, ये जो रिसीट्स है ट्रेडेबल है दोस्तों, तो ये लिक्विडिटी एनहेंस करेगा इनकी, यूनियन गवर्नमेंट की जो गारंटी दे रहा है। तो ये दोनों की इंपॉर्टेंट है। एक तो जो शॉर्टफॉल रहेगा उसको फुलफिल करने के लिए काम करेगा गारंटी, और दूसरा इनकी ट्रेडेबिलिटी, एक लिक्विडिटी बढ़ाएगा इन जो ट्रेडेबल रिसीट्स है, जो सिक्योरिटी रिसीट्स जो 85% पोर्शन के लिए इशू किया था बेड बैंक ने। और जैसे आप सभी को पता है काफ़ी बड़ा पूल है एसेट्स का, तो अगर किसी केस में रियलाइजेशन जो वैल्यू है एक्विजिशन कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में जो गारंटी वहाँ से पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो अपन ने डिटेल में डिस्कस किया क्या बेड बैंक होता है और कैसे ऑपरेट करेगा, और जो बैकस्टॉप फैसिलिटी है उसका क्या रोल है, कैसे काम करेगी। अब एक जो लास्ट इसका पॉइंट है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके लिए आगे हम क्या समझ सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री को ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बाद में क्या फ़ायदा होगा, या फिर उनका जो ऑपरेशंस किस तरीके से उनको आगे वो अपना मूव करेंगे, तो उसके बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। हाई लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेटअप किया है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही है कि ये प्रोसेस में जो इंसेंटिवाइज करेगा क्विकर एक्शन जो रिजोल्यूशन के ऊपर, और कहीं ना कहीं बेटर वैल्यू रियलाइजेशन भी होगा। तो दोनों जो एंटिटीज़ हैं NARCL और IDCRCL, ये कहीं ना कहीं बेटर क्विकली एक रिजोल्यूशन स्टेप, बेसिकली फास्टर रिजोल्यूशन होगा एसेट्स का। तो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उम्मीद जता रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस्ड असेट्स जो बेड बैंक के तौर पे, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी रिसीट्स ये बैंक्स के पास ही है, तो कहीं ना कहीं जो एक सक्सेसफुल रिजोल्यूशन प्रोसेस को वहाँ से गेन्स आते हैं वो भी इनके पास ही जाने वाले हैं। और इसके अंदर एक डिसइंसेंटिव जो स्ट्रक्चर भी बनाया है अगर रिजोल्यूशन डिले होता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है इसमें एक ऐसा प्रपोजल है कि जो NARCL है गवर्नमेंट को फ़ी पे करेगा
अगर ज़्यादा टाइम लगता है रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर तो वो भी एक डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क की तरह है। और जैसा आप सभी को पता है, कोई भी जो चीज़ आती है अच्छे काम ही नहीं, थोड़ा उसके हम ये कह सकते हैं बेसिकली क्रिटिक्स भी होते हैं। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला है बैड बैंक के बारे में वो भी देखते हैं। दोस्तों क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर जो गारंटी हम लोग कुछ जो पर्टिकुलर पोर्शन के लिए गारंटी दे रहे हैं एनपीएस के, ये कहीं ना कहीं जो बैंकर्स हो लैक्सिटी से लैक्स हो सकते हैं और रिस्क असेसमेंट में वापस से थोड़ी कमी रख सकते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते हैं और फिर से वापस से एनपीएस क्रिएट हो सकते हैं। एक तरीके से ये मेंटेलिटी हो सकती है कि चलो भाई NARCL जो है वो रिजोल्व कर ही लेगा, तो थोड़ा रिस्क ले लो, अपना जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जल्दी जल्दी लोन बांटते रहो। तो जैसे जो लोन बूम जो होता है वो थोड़ा एक इनको अपने आप पे वो कंस्टेंट बेसिकली उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट किया जाए वाइल लैंडिंग एनी फ्रेश लोन। उसके अलावा एक लास्ट में एक जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मेंशन है वो देखते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उन्होंने एक बैड बैंक रिजोल्यूशंस और बैंक लैंडिंग के ऊपर एक आर्टिकल है, तो उन्होंने इसमें काफ़ी की इंपॉर्टेंट बात बोली है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा शायद इस प्रोसेस में, कि जब बैड बैंक सेग्रीगेशंस इफेक्टिव होते हैं बैलेंस शीट क्लीन करने में और बैंक लैंडिंग प्रमोट करने में, अगर उनका आप रिकैपिटलाइजेशन और एसेट सेग्रीगेशन दोनों कंबाइन करते हैं तो। इन्होंने दोस्तों यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम्स की 135 बैंकों का स्टडी किया है और उन्होंने बोला कि ना ही रिकैपिटलाइजेशन और ना ही एसेट सेग्रीगेशन आइसोलेशन में काम करते हैं, बल्कि एक साथ में जब ये दोनों चीज़ें होती हैं जब ही जो है लैंडिंग बढ़ती है और जो फ्यूचर में एनपीएज है उनको भी कम रोका जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्टडी। तो आई होप ये जो बैड बैंक के अराउंड जो कॉन्सेप्ट थे अपन ने सब कवर कर लिए हैं। बैड बैंक्स का 360 डिग्री एनालिसिस आने वाली एग्जाम्स में यहाँ सवाल देखे जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये द हिंदू का आर्टिकल था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने चाहा कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये जो की पॉइंट्स अपन ने बोले हैं उसके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहो और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। नाबार्ड ग्रेड फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करो और बाकी भी और भी काफ़ी एग्जाम्स आने वाली है। तो आप अपना फोकस बनाए रखिए, स्टडी करते रहिए फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।